दैट्स वाई द रीजन जब हम पिछली बार थे उसकी तुलना में इस समय व्यूज कम है, क्योंकि अगर यही एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाए 2 महीने 4 महीने बाद हो तो आप देखिए बच्चों का मोटिवेशन लेवल तगड़ा वाला हो जाएगा, और चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हायर सेक्शन हो, सबके लिए बच्चे कमिट हो जाएंगे। देखिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है हमने टीचर्स को उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रख रखा है। किसी का 60% है, किसी का 70 है, किसी का 80 भी है। अब 2-4% ही अगर मैंने टीचर से बचाए भी, मेरा अपना जो है वो मेरा पूरा का पूरा है। दैट्स वाई द रीजन कि टीचर भी खुश, स्टाफ भी खुश, मैं भी खुश। जून 2020 में मेरे यहाँ जीएसटी की रेट पड़ी, और जब रेट पड़ी दैट टाइम भी मुझे नहीं पता था ये रेट है किस चीज़। फिर जब इनकम टैक्स की रेट हुई, उन्होंने सारे मेरे अकाउंट और सारे कोचिंग सेंटर सब कुछ स्टूडियो सील कर दिया। बुरे समय में बहुत सारे लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा। उन हाथ पकड़ने वालों के लिए आज मैं जहां पर हूं ना, आज मुझे मेरा टाइम है कि मैं उनको बना के दूं। क्या बात। दैट्स वाई आज मैं ज्वाइन करना चाहता हूं कि मैं खुद सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। ज्वाइन करने के बाद जो चीज़ें हैं मेरे पास वो मैं उनके लिए भी डेडिकेट कर सकता हूँ। जब तक सर मैं यहाँ से क्विट नहीं करूँगा तब तक उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकता। टीचर्स टॉक की इस सीरीज में आज हमारे साथ है पार्थ एजुकेशन के डायरेक्टर रोहित सर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और मजे की बात तो ये है रोहित सर के बारे में कि जैसे एजुस्क्वाड टीचर्स के लिए चैनल है, वैसे ही सर अपने चैनल पर कई सारे गवर्नमेंट टीचर बना चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई है सर आपको। हाल ही में आपके 5 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर हुए हैं। सर शुरुआत इसी से करूंगा कि कैसे आपकी जर्नी रही इस पूरे एजुकेशन डोमेन में। देखिए पहले तो मैं खुद लगभग 2010 से ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता था, वो भी दूसरे के इंस्टीट्यूट्स में कराता था। 2016 में मेरा बेटा पार्थ जो हुआ, उसके बाद 2017 में ही उसके होने के लगभग, उसके बर्थ के लगभग 1 मंथ बाद मेरे साथ कुछ लोग थे, सुमित जी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया क्यों नहीं हम लोग एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो उस समय यूट्यूब का या ऑनलाइन मार्केट का या ऑनलाइन क्लासेस का इतना बड़ा 2015 की बात करें, 2017 में इतना स्कोप हुआ नहीं करता था, और तब ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा थी और सारे मैक्सिमम बच्चे उन्हीं के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन 2017 जनवरी में हमने पार्थ एजुकेशन को स्टार्ट किया, और ये इसका श्रेय जाता है वो सुमित जायसवाल जी को जाता है। उन्होंने ही बोर्ड ला के दिया, उन्होंने ही सारे वीडियो रिकॉर्डिंग किए, उन्होंने ही एडिट की, उन्होंने ही बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे, क्योंकि उस समय मैं ऑफलाइन क्लासेस में खुद क्लास लेता था दूसरे के इंस्टीट्यूट्स में, तो मैं अपने बच्चों को बोलता था कि मेरे चैनल को देखो, वहाँ भी वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन जो आप क्लास ले रहे हैं इसको एक बार लेने के बाद आप दोबारा नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर कोई चीज़ यूट्यूब पे है तो उस समय यूट्यूब का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके उसी ऑफलाइन क्लास के वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे पार्थ एजुकेशन पे अपलोड करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके लेकिन उस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, टीचर्स, इवन स्टूडेंट भी कहते थे अरे सर यूट्यूब क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह। मतलब बहुत निगेटिविटी थी लोगों के मन में यूट्यूब को लेकर। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने 2 साल शायद अकेले ही इसको सरवाइव किया। 2-2.5 साल तक, तब तक हमारे लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। देन हमने 19 में इसको ऑफलाइन अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया इलाहाबाद में, पार्थ एजुकेशन के नाम पे। और मैं और मेरे साथ उस समय मेरी सबसे पहली टीचर, या इसकी पूरी कोचिंग की कह लीजिए बॉन्ड जो है, ज्योति पाठक मैडम मुझे मिली, और उनके बाद हम दोनों ही केवल स्टार्ट करते थे। ऑफलाइन भी 2 ही लोग थे, ऑनलाइन भी 2 ही लोग थे, और सब कुछ 2 ही लोग मिलकर करते थे। धीरे धीरे करके 2020 एक ऐसा टाइम आया जब पूरे इंडिया में कोविड का टाइम था, और मुझे बहुत अच्छे से याद है पेंडेमिक इस कंडीशन में था पहले वेव में
कि शायद पूरे इंडिया में ऑनलाइन के सभी इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, सभी कोचिंग सारे बंद हो गए थे। 22 मार्च 20 को ज्योति पाठक मैडम भी अपने घर चली गई। मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे जितने भी लोग थे, वर्कर्स थे, सब अपने अपने घर चले गए। दैट टाइम पूरे इंडिया में कोविड का बहुत तेजी से इफेक्ट था। और फिर भी मैंने क्या किया, एक 10 बाई 10 का रूम था सर, उस 10 बाई 10 के रूम में सबको छोड़कर, इवन अपनी फैमिली को छोड़ करके 64 डेज मैंने अपने आप को लॉक कर दिया। वहीं पर रहना, वहीं पर खाना, वहीं पर सारी चीज़ करना, और दूसरा कोई बंदा नहीं था उस समय मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि खुद से ही, मैं ही टेक्नीशियन था, मैं ही उस समय फ़ोन कॉल्स अटेंड करता था, मैं ही टीचर था, सब कुछ अकेले करता था। और क्योंकि पेंडेमिक टाइम था, पूरे इंडिया में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में रन नहीं करती थी। और उस समय बहुत सारे बच्चे जो नेट फर्स्ट पेपर, पेपर 1 जो कॉमन पेपर होता है नेट का, हमारे साथ जुड़े थे। और धीरे धीरे करके बच्चों की ग्रो हुई। और उसके बाद बच्चों ने सेकेंड पेपर, क्योंकि उसके पहले सिर्फ मेरा एजुकेशन और ज्योति पाठक मैडम का होम साइंस सेकेंड पेपर चलता था। फिर बच्चों की डिमांड हुई, सर मुझे सेकेंड पेपर हिंदी भी चाहिए, हिस्ट्री भी चाहिए, ज्योग्राफी भी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस भी चाहिए। सारे सब्जेक्ट के बच्चे, क्योंकि पेपर 1 कॉमन होता है, तो सारे सब्जेक्ट के बच्चे हमसे जुड़े। और धीरे धीरे करके हमने सारे टीचर्स को, मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, उस पेंडेमिक टाइम में भी मैंने टीचर्स को उनके घर से बुलाया, सारे टीचर्स को घर से बुलाया। और क्योंकि भाई उस समय किसी को कुछ भी पैसे मिल जाए, कंडीशन ये थी कि किसी को कुछ भी पैसे मिल जाए, तो किसी तरीके से टीचर्स भी यहाँ आए। और फिर जून जुलाई से 2020 से धीरे धीरे करके मैंने टीम बनाई, और टीम बनाते आज यहाँ तक पहुँच गए। और सबके बच्चों के सहयोग से, सबसे ज़्यादा डेडिकेशन तो बच्चों का है, और दूसरा सबसे बड़ा नाम जो है ज्योति पाठक मैडम का है और हमारे टीचर्स का है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहने वाले हैं। हर इंस्टीट्यूट में केवल पर्दे के सामने रहने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, पर्दे के पीछे रहने वाले भी बहुत सारे लोग, डेडिकेटेड लोग होते हैं। फिर धीरे धीरे करके सबके सहयोग से, सबकी हेल्प से हम यहाँ पहुँचे। और अब तो हमने 5 लाख का अपना टारगेट भी अचीव कर लिया बहुत ही जल्द। अब अगला टारगेट जो है वो 10 लाख का है। सर आपके यूट्यूब चैनल को जब मैं देख रहा था, एनालिसिस करते रहता हूँ, आप ही लोगों से सीखकर ऐसे टीचर्स जो नहीं कर पा रहे या कर रहे, ग्रो हो रहे, उनको बताना जरूरी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक काइंड ऑफ डाउनफॉल सा है, मतलब कम व्यूज है। इसका क्या रीजन हो सकता है सर? सर इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी है एट द मोमेंट। रीजन ये है कि हम पार्थ एजुकेशन जो रन अप कर रहा है वो टीचिंग फील्ड में कर रहा है, और ओवरऑल इंडिया में हम टीचिंग के लिए जाने जाते हैं। और स्पेशली यूपी में अगर हम बात करें तो चाहे प्राइमरी सेक्शन हो, जिसकी 2018 के बाद, 2018 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं है गवर्नमेंट के पास। अब 2018 से बीएड बीटीसी करने के बाद, डीएलएड करने के बाद बच्चा एग्जाम ही नहीं हो रहा है, वैकेंसी ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं मूव ऑन करेगा। उसके बाद लगभग 1.5 साल होने को आए, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के फार्म हैं, लेकिन उसके एग्जाम्स क्या, उसका नया एक आयोग गवर्नमेंट ने बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसकी भी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स है, उसके लिए भी बच्चे 1.5 साल से वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। सर आप यकीन मानिए, लगभग 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब एग्जाम्स होगा। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, अगर 1.5 साल हमारे एग्जाम्स में नहीं होंगे, हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, तो एक कहीं ना कहीं हमारा जो मोटिवेशन लेवल है या हमारे जो कंटिन्यूसली पढ़ाई को लेकर स्ट्रेटजी है या थिंकिंग है, वो डाउनफॉल में जाती है। दैट्स वाई द रीजन, जब हम पिछली बार थे उसकी तुलना में इस समय व्यूज कम है, क्योंकि अगर यही एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाए 2 महीने 4 महीने बाद हो, तो आप देखिए बच्चों का मोटिवेशन लेवल तगड़ा वाला हो जाएगा। और चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हायर सेक्शन हो, सबके लिए बच्चे कमिट हो जाएंगे। करेक्ट। बहुत पते की बात बोली है सर ने। इस बात से आपको समझना है कि जिस समय पर एक्चुअल में कोई ऐसे गैप आ जाते हैं, एग्जाम नहीं होती, लंबे लंबे गैप्स होते हैं, तो उस समय पर एक्चुअल में बच्चा आपके वो वीडियो देखना भी नहीं चाहेगा, वो पढ़ना भी नहीं चाहेगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकाला जा सकता है कि सर जब एग्जाम अनाउंसमेंट होती है उस समय पर एक्टिवली अगर यूट्यूब पे काम किया जाए तो पार्थ एजुकेशन की तरह ग्रो किया जा सकता है। बिल्कुल सर, मैं खुद इस बात को लेकर सभी से कहता हूँ कि देखिए, वेट एंड वॉच, लेकिन जब टाइम आ जाए तो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज डेट डिक्लेयर हो जाए,
तो देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एक ही दिन में पूरी की पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन बच्चा धीरे 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 करके तैयारी करता रहता है। लेकिन जैसे ही डेट अनाउंस होती है 100% बच्चा अपना देने के लिए और तेज़ी से बढ़ने लगता है। अभी मान लीजिए किसी भी कोर्स में 4 क्लासेज हैं, 4 क्लासेज में बच्चे ने 2 देखी, 2 स्किप कर दी, लेकिन तब क्या है जब एग्जाम्स होंगे तो वो 4 के चारों के व्यूज देखेगा, 4 के चारों क्लासेस देखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो इंटरेक्शन होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये पॉइंट, क्योंकि अक्सर टीचर्स और इवन हम भी जब हमारे व्यूज डाउन होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद हमारा चैनल डेड हो गया या फिर कुछ रीजन होगा, हम कंटेंट अच्छा नहीं बना रहे। बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो हर किसी के माइंड में होना चाहिए। सर मैं जब आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था और चीजें देख रहा था, मेरे माइंड में एक बात आई कि पार्थ एकेडमी एक पूरा परिवार है टीचर का, बड़े काफी सारे टीचर्स है, हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचर है। सर कैसे इन टीचर्स को जोड़े रखा आपने? मतलब एक टीचर, एक कोचिंग ऑनर ऐसी क्या चीज आपसे ले जिसका आप बोलते हैं कि हाँ इस वजह से पार्थ एकेडमी की टीचर की विंग इतनी बड़ी स्ट्रांग बना रखी है? देखिए सर, होता क्या है कि नॉर्मल लाइफ में 5 या 7 लोगों की फैमिली हमसे नहीं संभलती और आज मैं स्टूडेंट को अगर हटा दूं तो हमारे इस पार्थ एजुकेशन परिवार में 100+ टीचर्स और स्टाफ मिलाकर 150 के आसपास लोग होंगे। बहुत मुश्किल टास्क है इन सबको एक साथ जोड़े रखना, लेकिन एज अ टीचर, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर बनने से पहले 7-8 साल तक मैं टीचर था, मुझे पता है एक डायरेक्टर और टीचर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। टीचर को केवल 3 रिक्वायरमेंट है, केवल 3। जब टीचर आपके इंस्टीट्यूट आए या आपके स्टूडियो में आए तो सबसे पहला तो उसको हाथ जोड़ के नमस्ते बोलो। सर इसने में टीचर का आधा काम तो हो जाता है, रिस्पेक्ट। दूसरी चीज, जैसे ही टीचर आए उसको 1 गिलास पानी, 1 कप चाय, बस आप पूछ लो, वो खुश। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, टीचर्स को जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है उनका अपना मेहनत, उनके अपने डेडिकेशंस, और वो सब के सब रेवेन्यू के थ्रू जनरेट होते हैं। जस्ट लाइक दैट हम कह सकते हैं उनकी सैलरी, टाइम पे सैलरी ना देना या एक्चुअल सैलरी ना देना या काट के देना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे साथ ये पहले हो चुका था, मैं दूसरे के इंस्टीट्यूट में था तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सर आपको यकीन नहीं होगा, अगर टीचर्स डे सेलिब्रेट होना था उस इंस्टीट्यूट में, वो भी मना कर दिया गया था मुझे। दैट टाइम जब मैं टीचर था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब टीचर डे का सेलिब्रेशन मना कर दिया गया था कि रोहित सर की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आज मैं हर टीचर का ब्रांड बना के उनको देता हूँ, उनके नाम से ऐड करता। बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूट देखे होंगे जहाँ पर टीचर के डायरेक्टर के नाम से ब्रांडिंग होती है, ऐड होती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मार्केटिंग टीचर के नाम से, उनका अपना इंडिविजुअल है। हमारा जो दम है, हमारी जो पूरी की पूरी बोन है ना, वो टीचर्स है। अगर स्टूडेंट और टीचर ना हो तो मेरी अपनी औकात नहीं है कुछ भी। तो दैट्स वाई द रीजन कि 3 चीजें मैंने कैरी की, एक टीचर की रिस्पेक्ट, दूसरा 1 गिलास पानी, और तीसरा एट द मोमेंट सैलरी। बस ये नीडफुल। सैलरी को कैसे मैनेज करते हैं सर? सैलरी टीचर्स की किस तरीके से, किस थॉट प्रोसेस से जनरेट होनी चाहिए आपके हिसाब से? पार्थ एजुकेशन ने किस फॉर्मूले को फॉलो किया? सर देखिए, हमने सैलरी के लिए जो प्रोसेस अपनाया है वो अलग अलग स्लैब पर है। कुछ टीचर्स हमारे पास ऐसे हैं जो लेक्चर वाइज हैं, कुछ टीचर ऐसे हैं जो मंथली वाइज हैं, लेकिन मैक्सिमम हमारे यहाँ जो टीचर हैं वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय नहीं है। हम टीचर को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करते, वो हमारे साथ इस संस्था के बराबर के पिलर हैं। तो हमने उनको उनका रेवेन्यू का शेयर भी दिया है, मतलब वो हमारी पूरी के पूरी एक तरीके से कह लीजिए कोलैबोरेशन है हमारा उनके साथ। और जब उनको उनकी मेहनत का मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्न होगा तो उतना कहीं भी नहीं मिलेगा सर, और उस पर वो कहीं भी छोड़ के नहीं जाएंगे। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल आपके लिए मेरे ख्याल से वर्कआउट करता है, तो जैसे क्या रेवेन्यू हो सकता है ऐसा, मतलब 100% है तो 100 का कितना परसेंट शेयरिंग अप्रोक्सीमेट? मतलब देखिए इस माध्यम से शायद, क्योंकि बहुत से टीचर, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम क्लास प्लस का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास प्लस बोलता है 100% का 7% आप टेक्नोलॉजी को दे दो, तो वो टीचर को बहुत बड़ा लगता है, इतना बड़ा। हालांकि जब हम कैलकुलेट करेंगे सर्वर वाइज तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल जस्टिफाइड दे देना चाहिए 2% पेमेंट गिफ्ट मिला के। वैसे ही जब हम एक किसी टीचर से रेवेन्यू शेयरिंग की बात करते हैं तो किसी बहुत सारे ऐसे बड़े टीचर्स देखे हैं मैंने, बड़े कोचिंग संस्थान देखे हैं जो 5, 10, 15, 20 में घबरा जाते
क्या आपके हिसाब जस्टिफाइड क्या होना चाहिए? सर देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है, हमने टीचर्स को उनकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रख रखा है। किसी का 60% है, किसी का 70 है, किसी का 80 भी है। और सर उसमें मेरा प्रॉफिट क्या है, मैं 10-20% लेकर के उस पर भी 20% में 18% जीएसटी, आप भी जानते हैं जीएसटी देना ही देना है क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं। अब 2-4% ही अगर मैंने टीचर से बचाए भी, तो भी क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर बनने से पहले एक टीचर हूँ, मेरा अपना जो है वो मेरा पूरा का पूरा है। दैट्स वाई द रीजन कि टीचर भी खुश, स्टाफ भी खुश, मैं भी खुश, और यही स्ट्रेटजी सबसे अच्छा मैंने फॉलो अप की। जब किसी कोर्स की बैकबोन अगर टीचर है तो उसकी सैलरी भी उस लेवल पे होना। बिल्कुल बिल्कुल सर, सैलरी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि सैलरी ही टोटल डिपेंडेंसी है। अगर टीचर को एट द मोमेंट, एट द टाइम आपने उनकी सैलरी दे दी, उनका मेहनताना दे दिया, तो वो आपको साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और एट लास्ट जब कोई भी बैच एंड होता है तो हम एक एक रुपए का हिसाब करके उसको देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ कैलकुलेशन, नंबर ऑफ एडमिशन, नंबर ऑफ रेवेन्यू, जितना भी होता है सब हम उसको कैलकुलेट करके देते हैं। और यही एक रीजन हो सकता है सर कि आपकी सक्सेस का कहा जाए। सर सक्सेस मेरी नहीं है, मैं तो अपनी सक्सेस नहीं कहूँगा। सक्सेस इसमें सबसे बड़ी सक्सेस जो है वो टीचर्स की है, क्योंकि मैं भी पहले टीचर था, यहाँ ऑनर या डायरेक्टर बनने से पहले टीचर था। तो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने टीचर्स के साथ वो प्रॉब्लम ना आने दूँ। लेकिन प्रॉब्लम एक और है सर, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे टीचर भी बीच में ही क्विट कर जाते हैं, उनको बच्चों से कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, वो प्रॉब्लम डायरेक्टर फेस करता है। बहुत बारी ऐसा हुआ, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। दैट टाइम मेरे और टीचर के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बताऊंगा, मैं जिस इंस्टीट्यूट में उस समय था, मैंने वहाँ पर 3 महीने पहले ही, 3 मंथ्स पहले ही बता दिया था कि मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा, नए बैच नहीं लूँगा। सर उन 3 मंथ्स में मैंने नई कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। जितने भी पुराने बैच थे वो विद ड्यू रिस्पेक्ट जैसे थे एज इट इज कन्वे किया, एज इट इज चलाया, और पूरा वहीं पर छोड़ करके तब मैं क्विट हुआ। बाद में वो डायरेक्टर जो थे वहाँ के, उन्होंने मेरे सैलरी से पैसे दे दिए। लेकिन 3 महीने, आप एक लंबा टाइम होता है सर कि 3 महीने, भाई हमारा डोमिनेशन क्या है, बच्चों के प्रति, हम स्टूडेंट्स के लिए ही काम करते हैं। कुछ भी हो जाए, कितना भी डायरेक्टर से, कितना भी इंस्टीट्यूट से कोई भी वैचारिक मतभेद हो जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बच्चे हैं, उन्होंने फीस दी है, आपको मिले ना मिले, उनको वहीं पे दे के जाइए, फिर आप कहीं भी जाइए आपका बेहतर ही होगा। एक्चुअल में टीचर का भी एक दायित्व होता है कि अपने स्टूडेंट्स का कोर्स तो एटलीस्ट कंप्लीट, बिल्कुल इररिस्पेक्टिव ऑफ कोचिंग क्लास। बिल्कुल सर, ये कई बार ऐसा होता है कि टीचर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं। ये चीज आप बीइंग ऑनर ऑफ कोचिंग समझ पा रहे हो। सर मैं ऑनर के साथ साथ क्योंकि खुद टीचर रहा हूँ, और दैट्स वाई द रीजन कि मैं इन सब बातों को अच्छे से समझ सकता हूँ। जो केवल डायरेक्टर है वो नहीं समझ पाएगा, जो केवल टीचर है वो नहीं समझ पाएगा। मैं तो दोनों को कोलैब हूँ। बहुत बढ़िया सर, ये क्वेश्चन पूछना मुझे नहीं लगता बिल्कुल सही है इस प्लेटफॉर्म पे, यानी पर मुझे लगता है, पर मेरा ये पर्सनली मानना है कि इसकी अवेयरनेस बहुत पहुंचानी पड़ेगी।